नागपुर के बारे में जो सोचा था वही वही पाया। अब आप लोग नागपुर का परिचय दे रहे हैं, अपने बॉम्बे का भी दे दो। नहीं, गुड। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है और मेरा बैकग्राउंड वगैरह तो ऑलरेडी बता दिए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए, पहली बार, स्पेशली ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। इनके लिए जोरदार तालियां होना बहुत जरूरी है, राइट। जो लोग पहली बार आते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर क्यों बुलाया गया, इस सेमिनार का मतलब क्या है। सिर्फ दो मैसेज हम देने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सेमिनार करने के पीछे या जो भी हम अगला बात करेंगे, हम दो ही मैसेज देने का कोशिश करेंगे। पहला कि अगर हमको इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों को जरूरत है, और अगर इन हालात में हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मतलब पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हमारी बातचीत का होगा ना, वो उसका सूत्र यही निकलेगा। और जो भी मैं बात करूंगा इसका शीर्षक भी देना चाहूंगा, फैक्ट और ओपिनियन। आप समझते हैं फैक्ट किसको बोलते हैं? फैक्ट और ओपिनियन में फर्क क्या होता है? फैक्ट कभी बदल नहीं सकता है और ओपिनियन बदल सकता है। आप लोग हमेशा लाइफ में अगर जब कभी भी फैसला करने की बारी आएगी तो आप किसके साथ रहना चाहेंगे, फैक्ट के साथ कि ओपिनियन के साथ? तो ही आप सफल कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि पैदाइश बॉम्बे की है, लेकिन उसके पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थैंक्स देना चाहूंगा इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म पे लाने के काबिल अगर उस परम पिता ने मुझे उस लायक समझा तो सबसे पहले उनको थैंक्स, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, उसके बाद इस बिजनेस के मेरे पेरेंट्स को जिनके बारे में बाद में बात करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की लीडरशिप जिन्होंने मुझे इतना हौसला अफजाई दिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद पैदाइश बॉम्बे की है, बिलोंग करता हूँ यूपी से। मेरे फोर फादर्स वहां से आए थे। पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम से बॉम्बे से किया, और एक जो टिपिकल सिस्टम है वही उसी सिस्टम से मैं भी आता हूं, जो इंडियन सिस्टम है। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, अच्छे जॉब लो, वही किए, अच्छा जॉब भी मिल गया, ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक दो चीजें बताना चाहूंगा अपने परिवार के बारे में, कि अगर आप लोगों ने मेरा नाम सुना होगा तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा, कुछ अंदाजा लगा होगा कि श्रवण कुमार नाम क्यों रखा गया। श्रवण कुमार के बारे में कुछ स्टोरी सुना है आपने कभी स्कूल में, राइट। तो दोस्तों, मैं अपने परिवार में इकलौता हूं। आई एम द अलोन सन, आई डोंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरे ख्याल से डैडी 45-50 में हो गए थे तब मेरा इस दुनिया में पदार्पण हुआ है, और इसलिए श्रवण कुमार नाम रखा गया कि बहुत समय बाद आया, काश ये श्रवण कुमार के लायक कुछ तो बन पाए। मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन आखिर दुनिया तो दुनिया है। लेकिन मेरी स्टोरी से शायद आपको कुछ पता चल सकता है। कॉर्पोरेट करियर, बहुत अच्छी कंपनी में एज अ सेल्स ट्रेनी मैंने स्टार्ट किया था एक यंग एज में, लेकिन जूनी नहीं था, मेहनत करता था। इनफैक्ट आज जब मैं नागपुर आया तो जो सिविल लाइन से ये मेरा सबसे बड़ा अड्डा होता था, क्योंकि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री या कोल यहाँ पे मैं सप्लाईज देता था अपने कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो यहाँ वो सीधा बल्टी जिस होटल में रुकते थे, वो सब यादें मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि यहाँ मैं आया करता था 12 साल पहले। सो जॉब अच्छी चीज है, जॉब किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें, कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, ओहो, ये मेजोरिटी तो हमेशा रहेगा। कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं आप मानो, लेकिन अगर आप सच मानते हैं तो कबूल लेना। वो मेरा सोचना है, जरूरी नहीं, मैं वो मेरी सोच आप पे थोपना नहीं चाहूंगा। जॉब एक बिजनेस के डिसिप्लिन और एक लाइफ के डिसिप्लिन को सीखने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन करियर बनाना चाहिए उससे कि नहीं, वो उसके लिए एक सेकंड थॉट होना बहुत जरूरी है। मानते हैं इस बात को? क्योंकि समय पे जाना, एक कॉन्सेंट्रेशन से काम करना, एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर पूरा करना, एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन हमको तो ये बताएगा जॉब करो, हमने किया। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि मैं बताया था कि मैं थोड़ा सा, मेरी लेट पैदाइश है, तो पापा रिटायर हो गए, और क्योंकि वो थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है श्रवण, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब हम तो चले परदेश। और वो थोड़ा सा भाव भक्ति के हिसाब किताब था तो निकल गए। अब मैं अकेला पड़ गया, और उसी दौरान हमारी शादी भी हुई है। बड़ी गंभीर परिस्थिति आ गई थी कि इकलौता बेटा, माँ बाप इतना दूर, उनको समय चाहिए, और एक ही कमाने वाला, उसको पैसा भी कमाना है। तो उसी दौरान बोलते ना कि जब वक्त आता है तो कुछ कुछ चीजें चेंज होने लगती है। तो उसी दौरान किसी ने मेरे को एक बुक गिफ्ट किया था, शायद अगर आप काफी लोगों ने पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड। और उस बुक से पहली बार मेरे दिमाग में क्रांति कौंधी थी। उस बुक ने बताया था दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक एम्प्लॉयड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक इन्वेस्टर। और वो बुक यही कहता है कि दुनिया के सारे सफल लोग या तो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट है या इन्वेस्टर है। और मैं समझता था कि जॉब करो, टॉप पोजीशन लो, वीपी, सीईओ, दैट इज लाइफ।
वही करना था और मैं वही करता जा रहा था। जबरदस्त प्रमोशन लिया था 4 साल में। लेकिन उस बुक से थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं वो एक्चुअल वो जगह नहीं जाती जहां मैं जाना चाहता हूं। क्योंकि अभी तक जाती तो अब तक दुनिया में अभी तक कोई गया होता, लेकिन टॉप के कोई लोग उधर से आए ही नहीं है। तो थोड़ा सा पहली बार लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आया और तब से मैं जॉब तो कर रहा था लेकिन कुछ कुछ बिजनेसेस में ट्राई कर रहा था साइड में। अब क्या होता है, बिजनेस तो ट्राई कर रहा था लेकिन बोलते ना कि एक थोड़ा सा लिमिटेशन टाइप आ जाता है लाइफ में। और उस दौरान और एक झटका मुझे लगा कि मेरे जो बॉस थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जो करीबन 22 साल से उस कंपनी को सर्व कर रहे थे, और दिन भर में कई में 2 बार उनके मुंह से जाने अनजाने में निकल ही जाता था कि मुझे इतने साल हो गए इस कंपनी को। एक प्राइड फीलिंग के साथ वो बोलते थे। एक दिन उनसे कुछ गलती हो गई और जो उनका 22 साल का करियर था वो 5 मिनट में खत्म हो गया। वो दूसरा शॉक था मेरे लिए कि यार 22 साल के करियर वाला आदमी से अगर गलती होती तो इसकी ये दुर्गति है, तो मैं भी तो इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। वो दूसरा शॉक। फिर काम करता गया तो शुरुआत में जब जॉब कर शुरू करते तो बड़ा अच्छा लगता है, आई एम दिस एंड दैट, ये वो, फ्लाइट, 5 स्टार, ट्रैवलिंग, धाम धूम, सेक्रेटरी, कैबिन, लैपटॉप, इतना अच्छा लगता है। लेकिन एक लेवल के बाद फिर एक वो फीलिंग आने लगी, अभी भी 30 साल यही करना है। अच्छा, पहले वो फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जब से ये बुक पढ़ा और जब से अपने बॉस को निकाला जाते हुए देखा, तब से वो फीलिंग आना शुरू कर, सैचुरेशन आने लगा लाइफ में। अब क्या होता है कि उसी दौरान और एक पिक्चर आ गई, गुरु पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? उस पिक्चर में एक सीन है, वहां पे उनको प्रमोशन लेटर मिलता है तो वो प्रमोशन लेटर फाड़ देते हैं। वो उसका दोस्त बोलता है कि तुमको प्रमोशन लेटर मिला, तुम फाड़ दिया, बाकी लोग तो मिठाइयां बांटते हैं। और उसने इतना अच्छा लाइन मिला कि जो सीधा पिक्चर में फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग में हिट कर गया। वो लाइन बोलता है कि अगर किसी और को पता है कि मैं किसी लायक हूं तो मुझे खुद को कब पता चलेगा कि मैं किसी लायक हूं। अगर कोई और मेरी बोली लगा सकता है तो मैं खुद की बोली अपने ऊपर कब लगाऊंगा। मैं बोला यार, इसीलिए शायद वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। एक वो जो ओनरशिप वाली जो सोच थी ना, तो वैसे कुछ कुछ हादसे होते चले जा रहे थे। बिजनेस एम्बिशन तो था और काफी कुछ चीजें समझ में आ गई थी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बहुत प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, क्योंकि लाखों लोग जॉब करते हैं, मेरे पास 8 से 10 घंटा है। मैं काम करता हूं तो पैसे बनाते हैं, वो काम नहीं करते हैं तो पैसे बनाते हैं। मेरे पास एक ही काम है फिर भी मैं बिजी हूं, उनके पास मल्टीपल काम है फिर भी फ्री है। मैं वर्क करता हूं और वो लोग दुनिया के सफल लोग नेटवर्क सेट करते हैं। 3-4 चीजें मुझे समझ में आ गई थी। आज के तारीख में कोई भी फील्ड में आप जाके देखो, मेडिकल फील्ड में जाके देखो, डॉक्टर बत्रा, 1000 से ज्यादा आउटलेट्स, शायद वो किसी एमएस या डीएम डॉक्टर से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो एमएस डॉक्टर एक जगह बैठते हैं लेकिन ये 1000 जगह बैठते हैं। आप फाइनेंस फील्ड में देखो, आनंद राठी को देखो, आप कोई भी बिजनेस फील्ड में जाके, दुनिया का सबसे सफल आदमी वही हो सकता है जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। जॉब में सिर्फ ऐड होता है लेकिन बिजनेस में मल्टीप्लाई होता है, ये मुझे समझ में आया। तो ढूंढना तो शुरू हो, लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और एक दिन अचानक से एक फोन आता है और वो फोन थे मेरे आदरणीय ससुर जी का फोन आया कि मैं किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि, ये उनका एक सेकंड कॉल था, लेकिन उसके पहले एक कॉल के ऐसे विदेशी कंपनी के नाम से तो मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे ससुर जी के बारे में बताऊं तो एक बहुत ही वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है। और एक जो बिजनेसमैन की जो बुद्धि होती है कि लाइफ में एक इनकम नहीं और कुछ होना चाहिए, तो वो भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो एक बिजनेस तो उनका बहुत अच्छा सेट है जो काफी सालों से और बहुत तरक्की कर रहे हैं उसमें, लेकिन बाकी के बिजनेस में किसी वजह से वो उतना सफल नहीं हो पा रहे थे और उन्होंने काफी बिजनेसेस ट्राई किए और थोड़ा सा उनके एक लेबल लग गया था कि कोई भी चीज ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। अब उन हालात में उन्होंने मुझे फोन किया और कहीं से मुझे पता चल गया था कि ये एमवे बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एमवे के बारे में मेरे ऑफिस में, कलीग्स में काफी बातचीत हो चुकी थी। फिर मेरे ससुर जी ने एक नया पैतरा निकाला, क्योंकि उनको पता है कि मैं टूरिंग वूरिंग करता था और जब आके मैं थक जाता था तो घर पे या तो कॉमेडी सीरियल या तो यहाँ पे बॉम्बे में कहीं भी कॉमेडी नाटक होता है तो मैं देखने बहुत जाता था। तो उन्होंने मुझे क्या बोल के बुलाया पता है, एक मराठी का बहुत बढ़िया नाटक। तो मैं मना नहीं कर पाया, बोला चलो ठीक है नाटक है तो जाएंगे। और मैं आपको और बता दूं कि वो तो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर थे जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। वो कोंकण से बिलोंग करते हैं, रत्नागिरी से। उनका इनफैक्ट आपको पता भी हुआ है कि उनका नाटक है जो करीबन 5000 से ज्यादा बार प्ले किया जा चुका है। तो मैं गया देखने के लिए, लेकिन मैं पहले भी नाटक देख चुका था, लेकिन वहां के नाटक में और आपके नाटक में कुछ गड़बड़ था।
पहले जब नाटक देखता था तो वहां के लोग, वहां का क्लास, अब की बार जब नाटक देखने गया तो वहां पे लोग सूट में थे बाहर। मेरे लाइफ में पहली बार टेंशन की मराठी नाटक में ऐसा कौन सा सीन डाल दिया कि सब सूट में आने लगे। अब मैं बोला ठीक है भाई, हो सकता है कुछ क्रिएटिविटी डाली होगी, तो हम गए अंदर। अब अंदर गए तो 10 मिनट के बाद जैसे अभी वार्म अप हो ना, आर यू एक्साइटेड, तो मैं बोला उस एक्टर को बुलाने के लिए इतना एक्साइट क्यों करते, उसके अंदर तो खुद ही इतनी काबिलियत है। फिर नहीं समझ में आया मेरे। और फिर वो जो स्पीकर आया और आते ही उसने बोला, अपना बैकग्राउंड बताया और ये बताया, और जैसे ही उसने एम्बे का नाम बोला, वैसे तो मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और नरम है, लेकिन उस दिन सब खड़े हो गए। और क्यों खड़े होंगे आपको पता रखा होगा। और मेरे ससुर जी उससे भी ज्यादा होशियार, वो क्या किए, मुझे बिठा दिए और उस दिन उन्होंने टिकट का पैसा भी खुद लगाया, और वो मेरे कम से कम 500 मीटर की रेडियस में बैठे ही नहीं थे, पता नहीं कहां चले गए। गजब फंसाया मुझे। लेकिन इसमें भी एक मैसेज है, मैं अपने ससुर जी का लीगल दामाद था। उन्होंने मेरे लिए अगर टिकट का पैसा दिया है तो चल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर से मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी अपनी बेटी भी दी है। तो अगर वो मेरे पर पैसा लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं दामाद हूं। लेकिन यहां पे कुछ आर्टिफिशियल दामाद भी बैठे होंगे, जिनके लिए उनकी अपलाइन ने पैसा लगाया होगा, और वो सिर्फ 3 घंटे का वो लोग एग्रीमेंट करके आते हैं कि हम 3 घंटे के दामाद हैं। अगर उस नियत से कोई भी बैठा होगा तो कृपया करके इस फंक्शन खत्म होने के बाद अगर आपको लगा कि हमने बहुत अच्छे से सीखा और एंजॉय किया, तो पहला काम अपने टिकट का पैसा अपने उस न होने वाले ससुर जी को लौटा देना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैठा अंदर, जब अंदर आ गया था तो थोड़ा सा क्राउड वगैरह ठीक लग रहा था, तो और खास करके वो स्पीकर को मैं रिलेट कर रहा था, क्योंकि वो अमेरिका से आए थे, वो भी बहुत ही प्रोफाइल बैकग्राउंड से थे। तो बोला अब चलो आए हैं, अब आज देखते हैं क्या ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन जब 3 घंटे बाद जब वो सेमिनार खत्म हुआ, तब जिस माइंडसेट से मैं श्रवण कुमार बन के आया था और जिस माइंडसेट में निकला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और आज जितने भी लोग आए हैं, अगर मेरे बोलने से कुछ भी लॉजिक या मेरे बैकग्राउंड से या मेरी पर्सनैलिटी से या मेरे इतने साल के प्रोसेस या करियर से अगर आपको कुछ भी रिलेट हो सके और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज करना चाहिए, तो मेरा आना सार्थक है। हमारा मेन पर्पस ही वही है। और फिर क्या होता है कि बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मैं हमेशा अवॉइड करता था कि मैं कब बॉम्बे में हूं, क्योंकि ससुर जी उस वक्त अचानक से बहुत ही वेगवान तरीके से पीछे पड़ गए थे इस फंक्शन जाने के पीछे। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे उस फंक्शन में ले जाने के पीछे किसी और की भूमिका बहुत तगड़ी थी। मेरे पीछे मेरे घर के सीबीआई और रॉ लगे हुए थे बताने के लिए कि इस समय वो घर पे मौजूद हैं, आप आ जाओ। आपको पता हो सकता है वो कौन हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा वो अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद मैं फिर बात करूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय डायमंड लेडी मिसेस पूनम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम की शुक्रिया करूंगी कि जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूं और इस स्टेज पे हूं। फ्रेंड्स, ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम से आए हुए हैं और काफी सारी लेडीज ऐसी हैं जो आप बोलते हैं ना कि काम करके काम को कुछ पोस्टपोन्ड करके आए होंगे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं गॉड को धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने हमारे लाइफ में एमबे बिजनेस दिया। फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं भगवान को देती हूँ। उसके बाद में मैं अपने सारे अप्लायंस को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमें कदम कदम पे चलना सिखाया। फ्रेंड्स, अगर उन्होंने चलना नहीं सिखाया होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स बोलते हैं कि इन्होंने बताया, इनके पीछे भूमिका वाकई मेरा था। मेरा नाम पूनम दुबे है और मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ। फ्रेंड्स, बोलते हैं ना सिंपल बोले तो बहुत सिंपल, घर के 4 दीवारी के अंदर रहने वाले। फ्रेंड्स, इनकी पढ़ाई लिखाई बॉम्बे की और मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ और हमारी पढ़ाई लिखाई गांव से।
इनकी लाइफ स्टाइल बॉम्बे की तो हमारी गांव से। तो यानी हम दोनों का अगर ये इष्ट थे तो हम बेस्ट थे। तो आप लोग समझ जाइए कि हम दोनों का मैचिंग होना तो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारे लाइफ में आया। आज हम दोनों बी आर द बेस्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। बिजनेस के बारे में तो इन्होंने बता ही दिया है। नाटक के बहुत शौकीन थे, तो उसके पीछे हमने भूमिका रची, क्योंकि हमारा एक ड्रीम था। इनका जॉब ऐसे था कि हमेशा बाहर ही रहते थे। हमारा ड्रीम था कि हम इनके साथ में रहे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक लड़की शादी करती है तो साथ में रहने के लिए, ना कि दूर रहने के लिए। तो हमारी बहुत बड़ा ड्रीम था कि हम दोनों साथ में रहें फ्रेंड्स। चैलेंज के बारे में अगर बोले, चैलेंज बोलो या प्रॉब्लम बोलो, तो रियली एज एक सिंपल होम मेकर के लाइफ में आया। ऐसा था कि घर के चार दीवारी के अंदर रहने वाली मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमारे एरिया का मार्केट कहाँ है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमारे एरिया का स्टेशन कहाँ है। बहुत ही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था बाहर निकलना फ्रेंड्स। जब मैं बाहर निकलना शुरू किया और मैं स्टेशन पे गई तो इंडिकेटर पे देखा, और जब तक मैं अपनी ट्रेन देखती तब तक हमारी ट्रेन निकल जाती। तो इस तरह से हमने धीरे 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 समझना शुरू किया, और इनका बहुत बड़ा हाथ है हमको बाहर निकालने के लिए। इन्होंने हमको गाइडेंस करते रहे, हमेशा बोलते रहे पूनम तू जाओ बाहर, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम हमारे पास में फोन करना, या तो किसी पुलिस वाले से ही आप पूछ लेना कहाँ जाना है आपको, और किसी से मत पूछना। उसके बाद फ्रेंड्स बोलते हैं कि गांव से आई हुई लड़की हमारे लिए तो एक ड्रीम था बॉम्बे में आना, तो हमारा ड्रीम पूरा हुआ। लेकिन वही हो गया हमारा ड्रीम कि बॉम्बे टू गांव, गांव टू बॉम्बे, यही हमारा लाइफ रहा है। घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक था। जॉब के टाइम पे अकेले जाते थे घूमने, लेकिन हम चार दीवारी के अंदर ही रहते थे। लेकिन आज फ्रेंड्स इस बिजनेस के द्वारा, बोलते हैं पासपोर्ट किसे कहते हैं वो भी नहीं मुझे मालूम था, लेकिन अब पासपोर्ट के हर पन्ने पर कंट्री के वीजे लगे हुए हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया फ्रेंड्स, बोलते हैं ना एज द लेडीज काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे सामने भी आया। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे लाइफ में 7 साल के बाद में हमारा बेटा आया शिवम, और वो 3 महीने का था। तो 3 महीने का लड़का छोड़कर बाहर निकलना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फ्रेंड्स हमने उसको ड्रीम ही बना लिया अपना। मैं ये सोची कि अगर मुझे करना है बिजनेस तो मेरे बेटे के लिए करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा बेटा जो लाइफ हमने देखा वही लाइफ हमारा बेटा भी देखे। तो हमने उसके लिए स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और बोलते हैं ना कि अगर आपका कोई भी ड्रीम स्ट्रांग है तो ये बिजनेस करने में बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। शॉपिंग बोलते ना, खरीदारी की टाइम आती थी, कुछ लेने का टाइम आता था तो हमको पॉकेट देखना पड़ता था। लेकिन आज इस बिजनेस के थ्रू जो हमें पसंद आता है हम वही लेकर आते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही छोटे छोटे काम हमने किया है और करते गए। बोलते हैं कि एवरीडे एक नया चैलेंज आया, और एवरीडे एक नए चैलेंज के साथ हमने उसको एंजॉय भी किया, बर्डन नहीं लिया, एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को किया। फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमने एक बुक में पढ़ा था कि हमारा और आपका जीवन बच्चे और फैमिली के लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या तो एक मिसाल बनेगा। फ्रेंड्स हमने अपना जीवन चेतावनी नहीं बनाया, हमने अपना जीवन मिसाल बनाया ताकि हमारा बच्चा हमको फॉलो कर सके। ऐसे ही छोटे छोटे काम हमने किया फ्रेंड्स। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि जो कल बीत गया उसको तो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाला कल हम जरूर बदल सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदलना है, वो हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। थैंक यू सो मच। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग समझ नहीं पाते पति पत्नी का रिलेशन। कितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं? देखो, हाँ, गुड। हम इस पे भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। इनफैक्ट मैं इस प्रेजेंटेशन को मैंने आज खास करके कुछ अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, इस तरह से बिजनेस में बुलाना हुआ, बिजनेस देखा, समझ में भी आया, लेकिन फिर कुछ चीजें मुझे रोकना शुरू कर दी थी। जो सबसे पहला था वो मेरा आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी में हम सब आते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, पर एक ऐसा कार्ड है जो कभी दिखता नहीं लेकिन हमेशा सामने खड़ा रहता है। जानते हैं वो कौन सा कार्ड है? मिडिल क्लास कार्ड। कितने लोग मानते हैं अपने आप को कि हम मिडिल क्लास? और कितने लोग को डाउट?
एक कहीं सुना था, जिसको डाउट है कि हम मिडिल क्लास है कि नहीं, वो पक्का मिडिल क्लास का। चाहे आप हायर बोलो, चाहे मिडिल बोलो, चाहे लोअर बोलो, चक्कर वही हो रहा है। अब मिडिल क्लास का डेफिनेशन क्या है? दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ है, घर में रात में बैठो तो दर्द है, यही मिडिल क्लास। सही है कि नहीं? दूसरी बात, मिडिल क्लास को और एक चीज का आफत रहता है, होता है स्टेटस। स्टेटस का भी मैंने कहीं डेफिनेशन सुना है। ऐसी चीज खरीदो जिसको शायद आपको जरूरत नहीं है, ऐसे पैसे से खरीदो जो शायद अभी आपके पास नहीं है, उन लोगों के लिए खरीदो जिनको आप पसंद नहीं करते हो। नहीं समझे? कभी कभी बच्चा पैदा होता है तो हंसता क्यों पता है आपको? पिछले जन्म का जोक अब क्लियर हुआ है। तो कुछ लोग जब रास्ते में जाएंगे बोलेंगे अरे अब समझ में आया, ऐसे बोला था। होता है ऐसे, सब चीज एक साथ समझ में आ जाए तो वो भी गड़बड़ है। मिडिल क्लास के पास दो चीज होती है, एक होता है हार्ट जो आगे होता है, एक होता है पॉकेट जो पीछे होता है। ये धड़कता है, ये चाहते रहता है, और ये पीछे से पिन मार के उसको फोड़ते रहता है। लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है। ऐसे होता है कि नहीं? बड़ा घर ना छोटा, बड़ी गाड़ी ना छोटी, हायर एजुकेशन ना करवाएगा सब, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इसने चाहता, उस तरीके से जिसने इसने चाहता, इसलिए पीछे रहता है, दिखता नहीं है। काम बहुत तगड़ा करता है। और मिडिल क्लास का ऐसे ही लाइफ चला जाता है। और क्या होता है कि लॉजिकली मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी एमवे बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बिजनेस में था, इनफैक्ट हूं, लेकिन उस बिजनेस में वो रिच डैड बुक पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। कैसे पता चले कि आप बिजनेसमैन हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड? अगर आप काम करना बंद कर दें, शटर बंद हो जाए, आपका मोबाइल बंद हो जाए, आपका लैपटॉप बंद हो जाए 1 साल के लिए, और अगर टर्नओवर गिरने लगे तो आप बिजनेसमैन थोड़ी, आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन आपका सब कुछ बंद है फिर भी टर्नओवर बढ़ रहा है तो आप बिजनेसमैन है। और मेरे को उस तरीके का बिजनेसमैन बनना था जिसके पास वो तीनों चीज होती है, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। एमवे बिजनेस समझ में आया, लेकिन कुछ 8-10 सवाल थे जिसका जवाब आप सब भी ढूंढते हैं और मैं भी ढूंढ रहा था, और मुझे मिला, इसलिए हमने बिजनेस बिल्ड किया। पहला सवाल, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, और मैं हमेशा कंपेयर करता हूं अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहां पे लाखों रुपया लगे, यहां कितना लगा? 0। दूसरा सवाल, रिस्क, जब लाखों लगा तो रिस्क है, यहां पे जब लगा ही नहीं तो रिस्क कितना है? 0। तीसरा सवाल, मेरे इज्जत पे दाग। आप मुझे बताओ, जब आप एमवे बिजनेस शुरू करते तो आपको कितना पैसा लगाना है? 0। अगर आपने किसी दोस्त को बताया तो उसको कितना पैसा लगाना है? तो कल को कितने लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि आपने फंसाया? इनके प्रोडक्ट का एक खासियत आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट 30% के अंदर अगर आप यूज करके लौटा देते हैं तो पूरा पैसे का मनी बैक गारंटी है, जानते हैं? तो किसी प्रोडक्ट को अगर आप किसी को दोस्त देते हैं और अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो लौटाएगा तो पूरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं? तो यही है ब्रांड है। और एक स्वाभिमानी इंसान के पास 2 चॉइस दीजिए आप, या पैसा या सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सबसे पहले वो सेल्फ रिस्पेक्ट चुनता है। और मैं इस बिजनेस में सबसे पहले इसीलिए आया कि इस बिजनेस में मेरे को मेरे इज्जत पे दाग लगता हुआ नहीं दिखा, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद बिजनेस बिल्ड करने के लिए किस चीजों की जरूरत होती है? या प्रोडक्ट या सर्विसेज, दो ही चीज बिकते हैं दुनिया में। मेरे पास सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट था, यहां पर देखता हूं तो एमवे के खुद के 450 प्रोडक्ट। मेरे पास एक प्रोडक्ट था जिसको कल को कोई भी कंपटीशन में हरा सकता था, क्योंकि मैंने उसको पेटेंट या ऐसा कोई सिंबलाइज नहीं कराया था, लेकिन यहां पे इनके खुद के 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट रजिस्टर्ड है, कोई टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता है। इनके खुद के होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, सारे रेंजेस इनके खुद के हैं। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट ये खुद नहीं बनाते उसके साथ इनके साथ तो काफी प्रोडक्ट्स, लगभग लाखों प्रोडक्ट्स के टाइप्स हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री पूछिए, वो एमवे के पास है इस समय। कई बार लोग पूछते हैं आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूं उल्टा पूछो, कौन सा नहीं है। इनफैक्ट देखिए, मैं आज एक बुक भी लाया हूं, ये है आपका इंडिया का कैटलॉग। इसको तो ये आप जानने पहचानते हैं? कितने लोग इस बुक को कभी हाथ में उठाया है? हाँ, ये देखिए, ये अमेरिका का कैटलॉग है, ये लंदन का कैटलॉग है। क्या होने वाला है? तो ये सब चीजें, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मुझे ये सब चीजें पता थी, ये तो होगा। तो पहली बात, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टेंशन नहीं था, सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास। उसके बाद मेरे को चिंता थी कि मैं बॉम्बे में रहता हूं और मुझे एक इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस बिल्ड करना है, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में मुझे किस कदर ट्रैवलिंग करना पड़ता था, किस कदर वो मैन पावर, सेल टैक्स, ये टैक्स, अकाउंट्स हैंडलिंग करना पड़ता था। यहाँ पे तो मुझे पता चला कि एमवे बोलती है कि अगर आपको सिर्फ इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना है तो हम 15 साल से 12,000 पिन कोड्स को कवर करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट हम पहुंचाएंगे।
अगर आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है तो हम 54 साल से 108 कंट्रीज को कवर करते हैं। मैं बोला यार ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर मैं बॉम्बे में बैठे इतना बड़ा मैं एम्पायर संभाल सकूं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी तैयार था। कुछ लोग बोलते हैं ना आप एमवे में क्यों आए, मैं आज आपको लॉजिकल रीजन बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेस करता था और यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं। फिर उसके बाद सवाल आई कि सब कुछ सीखो। एक मिडिल क्लास आदमी कहीं ना कहीं वो रोजी रोटी में उलझा हुआ है, वो उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता है ना। तो एक बिजी आदमी, और वो भी खास करके मेरे जैसा बिजी आदमी जो महीने का 25 दिन घर पे ही नहीं रहता था। आप तो सुबह निकल के रात को आ जाते हैं ना, मेरा तो टूरिंग ऐसा था कि मैं निकल जाता था तो 25 दिन घर ही नहीं आता था। ट्रैवलिंग, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, होटल टू होटल, यही तो किया है। तब मैं अपने अप्लायंस या कुछ सीडीज या बुक से समझने लगा, तब समझ में आया एक गणित होता है कि 168 आवर्स आपके पास 24 एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168 आवर्स। उसमें सोने का टाइम, जॉब का टाइम, ये टाइम, सोशल टाइम, चैटिंग टाइम, वर्शिप टाइम, सब टाइम माइनस कर लो, लेकिन फिर भी 15 से 20 घंटे का आपको हिसाब नहीं मिलेगा। उस 15 से 20 घंटे में बिजनेस किया जा सकता है, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं थी, वो मुझे समझ में आया। लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी भी 168 घंटे का हिसाब मैंने किया ही नहीं था, तो इसलिए लगता था कि मैं बिजी हूं। दूसरी बार मैंने सोचा वहां पर एक बिजनेसमैन है जो 24 घंटे में 50 बिजनेस संभालता है, और यहां पे श्रवण कुमार 3 डिग्री लेके एक चीज ही ढंग से नहीं कर पा रहा है, कहीं तो गड़बड़ होगा। और एक चीज समझ में आया, वर्ल्ड के जो टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली हैं उसमें से 4 कौन है पता है? पता है कि नहीं आपको ये बात? तो आखिर वो लोग टॉप पे कैसे चले गए? तो कुछ चीजें उनको पता थी जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे यहां पर आके पता चलना शुरू हुआ। तो समय निकालना मेरे लिए टफ नहीं था, क्योंकि बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एम्बे का सब सेट था। फिर बारी आई डाउट, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं। और हमेशा याद रखिए, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी पकड़ने को ही होशियारी, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। आप अगर देखिए पुराने पिक्चर्स, 1950-60 का समय कौन सा था? कोई भी मूवी देखो तो सारे अमीर लोग कहां से आते थे? जमींदार लोग हुआ करते थे। 1970-80 किसके लिए था? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने लगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज। 1990-2000 किसके लिए था? आईटी। 2010-20 किसके लिए होगा? नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूं। कोई डॉक्टर है यहां पर? डॉक्टर साहब? अरे हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं बीमार पड़ूं तो 2 तरीका है मेरे पास, एक तो मैं आपका प्रिस्क्रिप्शन ले लूं या जाके एमबीबीएस करूं। अच्छा क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ना। तो ऐसे ही कौन सा बिजनेस करना चाहिए जब नहीं समझ में आया, तो इंडिया के जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में लगा हुआ है देख लो। मुकेश अंबानी रिलायंस फ्रेश, अनिल अंबानी रिलायंस डिजिटल, टाटा क्रोमा, बिरला मोर, लक्ष्मी मित्तल डीमार्ट वॉलमार्ट, किशोर बियानी बिग बाजार, सबके सब रिटेल में डायरेक्ट सेलिंग। एक मैन्युफैक्चरर जब कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जा रहा है, आज के तारीख में आपका टाटा स्काई या कोई भी जो है ना केबल वाला, वो केबल के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आ रहे हैं। आज के तारीख में आपको इंश्योरेंस लेना है तो एजेंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहे हैं। आपको टिकट लेना है तो वो डायरेक्ट आ रहे हैं। हर चीज डायरेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें भी नई चीज ऐड होगी, वो क्या है? टेक्नोलॉजी। हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा। आज आपके पास जो भी फोन है, 4 से 5 साल में सब चीज स्मार्टफोन में बदल जाएगा। आप अपने घर का A to Z सामान ऑनलाइन खरीदेंगे। आप अगर देखें तो 1.5 महीना पहले मुकेश अंबानी ने नई कंपनी शुरू की है 4G करके, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट था जो मुझे उस वक्त भी समझ में आ गया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1 हफ्ता पहले अभी ये फ्यूचर ग्रुप्स, किशोर बियानी ने खुद का डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है, जैसे एमवे करता है। बिग बाजार के कैटलॉग्स लोग ले जाएंगे, मीटिंग्स करके लोगों को दिखाएंगे, ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, और वो भी उस तरीके से वो काम शुरू होने वाला है। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट पता है कितना है? 3 लाख। आपको कितना लगाना पड़ा? ज्यादा सोचता कौन है? इसीलिए तो 0 बोलते हैं। मेरे लिए ये पता था ये चलेगा, कोई डाउट ही नहीं था। उसके बाद आ गया, चलो डायरेक्ट सेलिंग भी समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी भी समझ में आया, लेकिन कौन से फील्ड का बिजनेस करूं? उसके लिए भी बड़ा इजी था, क्योंकि वही खेल, फैक्ट पे जाऊं कि ओपिनियन पे जाऊं। आप किसी भी कंट्री में घुसो तो नंबर 1 टर्नओवर देने वाला फील्ड कौन सा है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। नंबर 2, किसी भी कंट्री में घुसो तो नंबर 2 टर्नओवर देने वाला फील्ड कौन सा है? हेल्थ एंड वेलनेस। एमवे दोनों में है। वो चीज मेरे लिए बहुत आसान समझ में आने लगा कि यार जो चीज मुझे, फिर बारी आई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इतना बढ़िया सिस्टम है हमारे पास ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए कि
आप बॉम्बे में बैठते हैं लेकिन आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर आप कहीं भी फैला दो, लेकिन इनका जो एजुकेशन सिस्टम है या जो इनका वर्किंग पैटर्न है, आपको कम से कम ट्रैवल और कम से कम एक्सपेंस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे खाली बॉम्बे टू बैंगलोर भी जाके अगर किसी को खड़ा करना था तो मेरा क्या खर्चा लगता था, और आज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम मुझे आज पूरे इंडिया में बिजनेस बिल्ड करते वक्त मेरा कितना, तो मैं हमेशा कंपेयर किया तो वो समझ में आया। फिर दूसरा आता है रीजन एंड विजन। कभी भी क्या होता है, एक समय, फ्यूचर क्या है। 15 साल पहले आपको बोला होता पानी बेचते हैं, मानते मेरी बात, हंस दिए होते पानी बेचने निकला है, ले जाओ एक बाल्टी मेरे घर से। लेकिन आज बिस्लरी आप जानते हैं। एक चीज मुझे बताओ कि उस वक्त जिसने भी शुरू किया होता तो उस वक्त लोगों ने बहुत अच्छा बोला होगा ना, क्या कॉन्सेप्ट है, शुरू कर। कभी भी बिजनेस कब शुरू करना चाहिए, जब लोग हंसें तब, कि जब लोग को समझ जाए तब। 15 साल पहले आपको बोला होता चलो 16 रुपए इनकमिंग है, मोबाइल का बिजनेस शुरू करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का, आप मानते हैं? आज मोबाइल क्या हो गया, बिल गेट्स नंबर 2 बिकॉज ऑफ टेलीकॉम आया है। तो फ्यूचर है, ऐसे ही ई कॉमर्स एक फ्यूचर है जो होगा। पहले लोग बोलते थे आप एमवे कर रहे हो, अब यही लोग बोलेंगे आपने एमवे नहीं किया अभी तक। सुर बदलते हैं, देखा है लोगों का। ये बिजनेस में उतना दम है कि अच्छे अच्छे सुर ताल बदलवा देगा थोड़े दिन में, तो होगा। तो नॉलेज एज एन एक्सपीरियंस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का था। उसके बाद आता है ना कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो रिलेटिबिलिटी। कई बार क्योंकि मैं प्रोफेशनल था, मेरे ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे बहुत प्रोफेशनल, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका स्टार्टिंग हिच ही था कि मैं क्यों करूं। लेकिन अगर आप एक एक फील्ड का नाम लें, आप बैंकर का नाम लें तो हमारे पास सिटी बैंक्स के वाइस प्रेसिडेंट है कुलिन देसाई, ही इज अ डायमंड इन अमेरिका। अगर आप होटेलियर का नाम लें तो वी हैव अनिल शेट्टी, ही इज अ डायमंड। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से नाम लें तो वी हैव पंकज टिटोरिया, ही इज अ डायमंड। आप यंगस्टर का एक पढ़ते हुए बच्चे का नाम लें जिन्होंने बिजनेस में आके डायमंड चला गया तो वो है राजा नरेन। अगर आप एक पीएचडी साइंटिस्ट का नाम लें तो वी हैव डॉक्टर कांति गाला। आप फाइनेंस के एक्सपर्ट का नाम लेते वी हैव जॉन सस्टीना, अमेरिकन गवर्नमेंट के फाइनेंस प्लानर बन चुके हैं। तो किसी भी फील्ड का, आप लॉ का फील्ड, आप हमारे सूरत के एक डायमंड मिस्टर जयेश वर्मा इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो किसी भी फील्ड का आप नाम ले कि यार ये फील्ड वाले थोड़ी ना आते होंगे, आप खाली नाम लेके दो, हम सैकड़ों दिखाएंगे आपको जो ये बिजनेस कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो ये रिलेटिबिलिटी, मुझे आईटी की बात करो तो एक से एक आईटी, कुमार शिवराम है, डबल डायमंड है, देन राज शाह है, बॉम्बे में कितने सारे, अंकुर गुप्ता, लॉट ऑफ पीपल इन आईटी। तो हर फील्ड के लोगों को, आप पढ़े लिखे लोगों का नाम लो तो नोबेल प्राइज से नॉमिनेटेड किए गए डॉक्टर हेल न्यूबॉल, ही इज एग्जीक्यूटिव डायमंड इन एम्वे। इनफैक्ट अमेरिका की बात छोड़ो, इंडिया की बात करो, आप जानते हैं नांदेड़ के मिस्टर राजाराम मोरे, ही इज अ फाउंडर्स डायमंड। कितने डिग्री है उनके पास, अगर आप उनका सीडी देखेंगे तो 4 मिनट तो उनका डिग्री में जाता है बताने में। तो हर कैलिबर के लोगों को इस बिजनेस में आना अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ सच अ वंडरफुल कॉर्पोरेशन, सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड सच अ वंडरफुल सिस्टम। इसलिए वो लोग आते हैं क्योंकि उनको अपना फ्यूचर समझ में आ रहा है। और जो सबसे खतरनाक सवाल मेरे लिए था वो ये है कि मैं तो अकेला हूं, मुझे मदद कौन करेगा। और ऐसे टाइम पे इतना अच्छा जवाब मुझे मिला जो आप सबके पास है, हो सके तो पहचानने की कोशिश करो। अब तक आपने ताली बजाया नहीं बजाया मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब मैं एक नाम लूंगा तो आपको ताली बजाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपने अपलायंस का नाम लेने जा रहा हूं जिनके वजह से जो कुछ भी हो। और मैं स्टार्ट करता हूं तो वेरी पावरफुल कपल, इनफैक्ट पूनम के साथ जो सीबीआई और रॉ का काम करते थे ना मेरे पीछे, जब मैं बिजनेस में नहीं आया था, मेरे से 2 साल छोटे हैं, इज यंगर टू मी बट ही इज अ फाउंडर एमरल्ड, श्याम सुंदर और अर्चना सिंह, वेरी पावरफुल। इनफैक्ट मैथ्स के बहुत बड़े प्रकांड पंडित उनको मैं मानता हूं। आई डोंट नो एनी डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस एमवे बिजनेस जिनको हर प्रोडक्ट का पीवी ही नोज दैट। और उनकी वाइफ अर्चना, शी इज वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब बोलते ना एक घर का जो माहौल। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, यू नो देम, यू नो हिम वेरी वेल, आप उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। इनफैक्ट पेशेंस के पहाड़, दुनिया का कितना भी बड़ा आप इशू लेके जाओ लेकिन एक स्माइल से हर चीज को टालने में जो ताकत रखते हैं, और उनके वजह से लगता है कि चैलेंजेस कुछ नहीं। ही इज नन अदर देन फर्स्ट डायमंड फ्रॉम मुंबई, विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता। फिर उसके ऊपर आते हैं एक ऐसी शख्सियत कि जिनके अगर आप 20 मीटर के रेडियस में रहेंगे ना तो आप अपने आप हंसने लगेंगे। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब भी किसी, इनफैक्ट अभी लास्ट सन्मुखान मीटिंग में भी जब मिले तो अचानक से आके गले मिल लिए, बोलते श्रवण आई लव यू सो मच, आई एम सो प्राउड कि आप मेरे टीम में हो। एक एक वर्ड, इज नन अदर देन विष्णु एंड प्रवेश मेहरा।
वंडरफुल कपल। उसके ऊपर अब एक ऐसे स्पीकर आते हैं जिनको आप सब जानते हैं, और उनके शब्दों में जब जब मेरा नाम निकलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित फील करता हूं। एंड दिस नन अदर देन पंकज एंड अमिता टिटोरिया। ऐसी पावरफुल। उसके ऊपर और एक ऐसी लीडी आती है जहां पे ये बिजनेस में जो वैल्यूज, जो कल्चर या जो रिलीजन पार्ट समझ में आता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी जो रिलीजन, वो उनसे हमने सीखा है। और इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग तो 250-300 रुपया पैसा देख के बिजनेस चेक करने आए हैं। वो जब पहली बार ये बिजनेस को देखी तो वो 3 बार इंडिया से अमेरिका फ्लाई करके अपने हस्बैंड के साथ लाखों रुपया डाल के चेक करने गई थी, इसलिए आज उनका इतना बड़ा बिजनेस है। कुछ लोग 250 डालते हैं फिर भी बोलते हैं 250, और वो तो लाखों, और 3 बार अमेरिका गई थी। नन अदर देन सुधा एंड विनोद कपूर, वेरी पावरफुल। और उसके ऊपर द लीजेंडरी कपल, मतलब न भूत, कई बार मैं कहता हूं न भूतो न भविष्यति। ऐसा शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा नॉलेज, ऐसा एजुकेशन, ऐसा बॉडी लैंग्वेज और ऐसा कमांड। वंडरफुल कपल इज नन अदर देन ईडीसी गोइंग क्राउन सुमित एंड तानिया बहादुर। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे एलओएस से बिलोंग करता हूं जहां पे एक से एक दिग्गज लोग हैं। और जब मुझे पता चला कि मेरे परछाई में हमेशा ये खड़े रहेंगे तो मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं और बिजनेस में चल पड़ा। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि आज मेरे कहने के बाद अगर आप भी अपने परछाई को देखना ना, तो ऐसे ही तगड़ा एलओएस आपके साथ भी खड़ा है। तो इस बात का हमेशा एहसान मानना और जिंदगी भर मानना। तो मेरे लिए वो टेंशन भी नहीं था। फिर जो लास्ट में वही टेंशन आ गया था कि यार एमवे कैसी कंपनी है। तो एमवे के बारे में बता दूं, 54 years, 108 countries, never came out, never pulled out. 11.3 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन होता है 6,500 करोड़ का। लास्ट ईयर का टर्नओवर है 70,000 करोड़। फोर्ब्स मैगजीन आपने सुना होगा, वर्ल्ड के बेस्ट 500 कंपनी का लिस्टिंग देता है। लास्ट ईयर उन्होंने प्राइवेटली हेल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस इन अमेरिका में इनको एमवे को 25th रैंक दिया गया है। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स। जब इतना पावरफुल रेप्यूटेशन मुझे मिल गया तो सीना चौड़ा हो गया था कि बॉस, मैं जो एमवे किसी और से सुना था और ये जो देख रहा हूं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और फिर सवाल आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आप लोग विंडोज पे काम करते हैं, लेकिन और भी प्रोग्राम्स हैं इस दुनिया में, जैसे C++, जावा, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो आदमी जिंदगी में C+ या जावा पे काम नहीं किया, वो आके आपको बोले कि वो एक बेकार प्रोग्राम है, तो वो उसका ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। तो ऐसे ही जो एमवे को दूर से देखा है और वो आके आपको बोले कि हमने तो ट्राई कर लिया, हमारा नहीं चला, तो उसका ओपिनियन है। उसके बोलने से एमवे का 70,000 करोड़ 700 रुपए में नहीं बदल जाता है। उसके बोलने से एमवे 25th रैंक से वो फोर्ब्स मैगजीन से गायब नहीं हो जाती है। तो फैक्ट है, ओपिनियन बदलते रहता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन आई एम इन दिस बिजनेस। सो बहुत सारी चीजें थी और मुझे फिर उस वक्त चिंता नहीं था कि मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करूं। तो एमवे एज अ बिजनेस क्यों अच्छा है मैंने बताया, एमवे एज अ अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छा है वो भी मैं आज आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने उसका भी कंपैरिजन किया था। और देखिए यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी है, ये आप लोग कभी भी अपने ध्यान में रखना है, बहुत समझने वाली बात। 9 to 6 into 30 years, 9 से 6 30 साल तक, और यहां पे 6 से 9 3 साल तक। फिर रिपीट करता हूं, 9 से 6 30 साल तक और 6 से 9 3 साल तक। कंपेयर करो अपनी लाइफ को। मैंने वही कंपेयर किया। पैसा 30 साल बाद क्या उतना पैसा होगा जितना मैं चाहता हूं? यहां पर मैं देखा कि काफी लोगों के पास इतना पैसा है कि इतनी गाड़ियां और इतने जेट्स खुद के खरीदते हैं। भगवान। समय, आज मैं आपको बता दूं, मैं 24 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था। 27 में मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया हमेशा के लिए। आज मैं लगभग 10 साल हो गया है। डेफिनेटली मैं और बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन कम से कम अब मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो जो सेंस ऑफ फ्रीडम है मेरे पास है। 9 से 6 30 साल बाद वो सेंस ऑफ फ्रीडम कभी मिल सकता था क्या? यहां पे मिला क्या? 30 साल बाद, 9 से 6 30 साल बाद हो सकता था जॉब में? यहां हुआ। अगर आपने बिजनेस को अच्छे तरीके से और अच्छे स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी और लीडरशिप और रिलेशनशिप और वॉल्यूम, हर चीज को ध्यान देकर अच्छे तरीके से बनाया, 30 साल बाद भी मैं जॉब करता तो उस तरह इनकम कभी आता है क्या? यहां पे मैंने देखा आता है। फिर मैंने देखा रेगुलर ट्रिप्स। अपने वाइफ के साथ जब कंपनी के थ्रू तो बहुत घूमता था, लेकिन वाइफ के थ्रू जाने की बारी आती थी तो मैं तो फैजाबाद जाता था, वही मेरा गांव है। क्योंकि मेरा पॉकेट बताया, श्रवण कुमार तुम्हारा स्विट्जरलैंड फैजाबाद में, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री। हम तो ऐसे ट्रिप करते थे, लेकिन यहां पर हर साल फ्री में। सेकंड सेशन में बात करूंगा, इतना हमने मस्ती किया ट्रिप में। फिर
बाकी जॉब में, पॉलिटिक्स और बिजनेस में कंपटीशन का डर रहता है कि आपका नाम कोई उड़ा सकता है, लेकिन इस बिजनेस में आप एक प्लैटिनम हैं और आपके नीचे कोई आपसे बड़ा डायमंड चला जाए तो सबसे ज्यादा खुश वो प्लैटिनम होता है और एक पैर पे नाचता है। तो यहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी को कोई हिला नहीं सकता है, वो मुझे समझ में आया। यहां पर बाकी जगह पे कोई अगर मेरे नीचे वाला मेरे आगे जाता है तो मुझे टेंशन आता था, अरे बाप रे इतने साल से किया अब सब खत्म। यहां पे रोज सुबह शाम हे भगवान इनको जल्दी निपटाओ, अब अपने लिए नहीं मांगते। फिर संगत, कोई ऐसी बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग्स था जहां पे मैं कम से कम अपनी वाइफ को ले जाना चाहता था, क्योंकि उसमें वो कुछ सहभागी भी नहीं हो सकती थी और वहां के माहौल में मैं उनको लाना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये एक ऐसा मीटिंग है कि अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी हूं और वो अकेले ब्रिट के मीटिंग्स में जाता हूं तो मैं अब सबसे ज्यादा सेफ फील करता हूं, क्योंकि यहाँ का वैल्यूज और कल्चर। और इस वैल्यूज और कल्चर के ऊपर मैं अपने पापा का लाइन बताऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छा लाइन कहा था कि जिस बिजनेस में ईमानदारी का इनकम है ना, उस बिजनेस में बच्चों को संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और लास्ट आ गया अनकंडीशनल रिकग्निशन। आज मैं नागपुर में ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू पहली बार आ रहा हूं, लेकिन इतने सारे दोस्त मिले, इतनी बार तालियां बजा रहे हैं, इतना मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये कौन से बिजनेस में हो सकता है बताओ, जब तक बिना स्वार्थ कोई करता है क्या? यहां पे किसी को कोई स्वार्थ नहीं, सबको। यहां पे कोई एमबीए भी बैठा होगा, कोई डॉक्टर भी बैठा होगा, कोई इंजीनियर भी बैठा होगा, कोई लेमैन भी बैठा होगा, लेकिन हर आदमी का सपना है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड अगर डायमंड बना सकता है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम से अगर श्रवण कुमार इस लेवल पे पहुंचे तो हम भी पहुंच सकते हैं। बस वही एक फीलिंग होती है। तो ये सब चीजें मैंने कंपेयर किया तो वहां पे 9 से 6 30 साल तक सब चौकड़ी लगता चला गया, और यहाँ पे 6 से 9 3 साल तक सब टिक 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 टिक। तो मेरे लिए क्लियर था, अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन खत्म, एमवे पे काम पे लगो। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, एमवे में टाइम, प्रॉब्लम एमवे में टाइम डालने का नहीं, एमवे एज अ प्रायोरिटी नंबर 1 है कि नहीं वो कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। कुछ बेवजह की एटीट्यूड मेरे अंदर बहुत थी। यंग उम्र में ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा तो नहीं बोलेंगे लेकिन उस कुएं में उस मेंढक को तो वही लगता है, और इकलौता था तो जबरदस्ती का एटीट्यूड कि आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा एक चीज और बताऊं, बार बार आपको मीटिंग्स में अगर कोई बुला रहा है ना, या बार बार आपको, तो एक चीज याद रखिए, वो आदमी नहीं बुला रहा है, भगवान का कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। समझने की कोशिश करो। मैं नहीं समझ पाया, मैंने काफी साल तक टाला इस बात को, लेकिन मैंने बिजनेस पता नहीं क्यों शुरू किया, कि कोई ड्रीम नहीं था, पर ठीक है माहौल अच्छा लग रहा था, कर दिया मैंने। लेकिन बाद में समझ में आया कि भगवान का मैसेज क्या था। 14 महीने की गैप में मेरे पापा और मेरे मम्मी दोनों ने मेरा साथ छोड़ा, और इनफैक्ट मेरी मम्मी 8 महीने तक आईसीयू में थी। रोज का आईसीयू का खर्चा क्या होता होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में विदाउट मेडिक्लेम, आप अंदाजा लगाओ। मेरे डैडी का 35 साल का कमाया हुआ धन, मेरा कमाया हुआ धन, और प्लस और कर्जे सब एक साथ लद गए। ऊपर से मैं जॉब पे भी नहीं था। इतना भयंकर फाइनेंस का सिचुएशन घर में आया था, लेकिन थैंक्स टू दिस बिजनेस कि मैं एक लेवल तक बिल्ड कर चुका था कि मुझे कम से कम ऊपर उठा के तो ले आया। यहां तक तो डूबा, लेकिन यहां तक नहीं डूबने दिया, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर ये आप मान लो किसी के इंसान के थ्रू, नहीं तो फिर भगवान ऐसे मनवाता है जैसे मुझे मनवाया गया कि करो ये बिजनेस। भगवान खुद प्रकट थोड़ी होंगे, इतना कौन सा हम तपस्या कर लिए यार, लेकिन फिर भी हम उनके क्रिएशन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं से इंडिकेशन तो देते हैं कि इसमें तुम्हारे फ्यूचर में कुछ तो भी ऐसा घटनाक्रम है जिसके लिए अपॉर्चुनिटी कर लो, ये उसका ख्याल रखेगा। तो समझने की कोशिश करो। फिर बारी आती है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। ये कौन आदमी बोलता है? हाँ, आपको जवाब पता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं पैसा खूब कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए मालूम है? एक बुक मैंने पढ़ा था कि अगर 1000 रुपया कहीं रोड पे गिरा हुआ है और ईमानदार आदमी क्रॉस करेगा तो वो नहीं उठाएगा। क्यों? पाप लगेगा, वो ऐसा सोचता है। लेकिन उस बुक ने बताया कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम उठाओ उस पैसे को, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं खर्चा करोगे, किसी और के लिए काम आओगे। तुम उठाओ, लेकिन नहीं तो अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे पीछे कोई बेईमान आदमी आ रहा है, वो उठा लेगा और वो उसका क्या करेगा देखो। तो इसलिए खूब पैसा कमाओ। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो, क्योंकि आपका नीयत साफ है, तो आप दूसरे के काम आओगे। तो बेवजह का जो एटीट्यूड होता था ना, वो मेरा सब निकलता चला गया सिस्टम में रहते रहते। फिर कई बार होता था कि मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैं साबुन बेचूंगा, प्रोफेशनल्स। एक कैसेट में सुना कि एक कमजोर शेर, लायन, जो जंगल में है वो ज्यादा सुखी है ना कि वो एक मजबूत शेर जो पिंजड़े में है।
क्योंकि वो अपने मर्जी से शिकार करता है और जब मन करता है तब खाता है। इनको तो जब मिलेगा तब खाएंगे। तो मुझे समझ में आ गया, प्रोफेशनल हूं लेकिन बिजनेसमैन बनना है यार। और दुनिया के सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग एफएमसीजी पे ही ध्यान देते हैं और बाकायदा दिखा दिखा के बात करते हैं। डोर टू डोर सेलिंग हम नहीं करते हैं, रेफरेंसिंग सेलिंग करते हैं। एक प्रोफेशनलिज्म है वो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लोग बोलते हैं क्या चैलेंजेस आया है? कोई चैलेंजेस नहीं आया हमारे पास, क्योंकि चैलेंज को हमने कभी माना ही नहीं। पहला चैलेंज, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं एमबीए करके जो सवाल आते हैं ना, इस बिजनेस में आके एक ही चीज मुझे समझ में आया, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैं 15-20 हजार सवाल याद कर चुका हूं। लेकिन इस बिजनेस में समझ में आया कि 22 से ज्यादा सवाल आते ही नहीं है। 6% पे था, फाउंडर एमरल्ड था, सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ आज तक, ले दे के लोग वही पूछते हैं। तो मेरे लिए कितना, अब मुझे वो तकलीफ नहीं लग रहा था, मजा आता है। ले दे के क्या पूछेगा, पूछ ले। आई एंजॉयड दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग। सवाल का कोई, फिर कई बार बोलते हैं कि आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया? बिल्कुल हैंडल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं जीतने वाला हूं। लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए और मिस्टर एकदम सिंपल सा जो बॉलर होता है इंडियन बैट्समैन का, वो बैटिंग कर रहा है और हमारी हालत कैसे होती है कि ये तो आज मरवा के छोड़ेगा, लेकिन उसके बॉल लग जाता है, छक्का मार देता है, इंडिया जीत गई। लेकिन कहीं दूर से कोई देख रहा था, जो मैच देख नहीं पाया, लेकिन रास्ते तक आते आते उसको पता चल गया कि इंडिया जीत गई है। अब हाईलाइट देख रहा है, लेकिन तब भी वही सिचुएशन है, एक बॉल पे 5 रन चाहिए। अब उसको टेंशन है क्या? क्यों? उसको पता है इंडिया जीत गई है। तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में मेरी अपलाइन यही बता रहा था, इस रास्ते पे जाओ, तुम तो जीत चुके हो, ये सब छोड़ो। तो फिर बारी आई कि हैंडलिंग सोशलाइजिंग। आपके सोशल लाइफ नहीं थी क्या? थी ना, लेकिन सोशल लाइफ में मैंने कुछ पंगा लिया था, आप चाहो तो ले सकते हो अगर पसंद आए। जब विजिटिंग कोई भी ग्रीटिंग्स का इन्विटे वो आता है ना, शादी ब्याह जो भी वॉटेवर, तो उसमें जो डेट होता है ना 7 से 10 इसके बीच में आओ, तो उसको मैं इंसल्ट का टाइम मानता हूं। मैं 10 के बाद जाता हूं। बड़ा सिंपल है मेरा गणित। 7 से 10 जाओगे, दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, आप आए, आपने जो पावती पकड़ाना था पकड़ा दिया और तुरंत भगाता है वो, जाओ जाओ खा लो एक फोटो मार के। अरे 4 घंटे से सजा और मुश्किल से 1 मिनट खड़ा नहीं किया। तुम दूल्हा है, तुमसे ज्यादा तो हम सज के आया है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, 10 साढ़े 10 के बाद जाते हैं। सब चले गए, शादी में मिलने किससे जाते हैं? दूल्हे से। सबसे लास्ट तक रुकता कौन है? लास्ट में परिवार को लेकर खाना खाने बैठता है। आप पहुंच जाओगे तो आपको भी लेके आओ साहब इधर ही बैठो। अब लास्ट में बैठ रहे तो 1 घंटे तक मेरा शूटिंग हो रहा है। तो जो लोग मेरे दोस्त लोग आते हैं ना, बोलते हैं ये तो आया ही नहीं। बोले हम तो इतना देर थे, हमारा एक फोटो और ये तो आया ही नहीं पूरा, इसका 1 घंटे का कवरेज। बोस खेल इधर का है। उसने ठान लिया शादी करने का, तुमने अभी तक डायमंड जाने का ठाना है क्या? कोई सोशलाइजिंग मिस नहीं किया, लेकिन तरीके से किया, अपना बिजनेस प्लान या डेमो छोड़ के नहीं किया। बहुत सारी चीजें थी। फिर बारी आई कि आपने, लोग आपको जब मना करते थे, ये करते थे वो करते थे, तब आप कैसे करते थे? कुछ नहीं करते थे यार। आज बारिश था ना नागपुर में, तो कुछ मेंढक निकले होंगे। उस मेंढक के पीछे जाके आप लकड़ी से ऐसे खोदो तो क्या करेगा? जम मारेगा उधर, फिर खोदो जम मारेगा उधर। किसी शेर को जाके खोदो, तो जब आपके पास इतना बढ़िया सीडी बुक सिस्टम सब कुछ है, अपलाइन है, तो फिर क्या करना है यार? क्यों मैं मेंढक हूं बोलने का? यू आर अ लायन। फिर बारी आती, लोग बोलते हैं कि आपका तो लक बहुत अच्छा था। थैंक गॉड मैं बुक्स पढ़ता था, लक्ष्य के बारे में इतना अच्छा मैंने लाइन सुना था, जब आपका बुरा समय चले तब प्रैक्टिस करो, और जब अच्छा समय शुरू हो तो दोनों हाथ से लूटो। यही लक बोलते हैं। नहीं समझे? जो निराशावादी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब बुरा वक्त चलता है ना तो रोते हैं, मेरे साथ तो कोई मीटिंग में आता नहीं है, सब प्रोडक्ट महंगा बोलते हैं, रोते ही रहते हैं। और उनका जब अच्छा वक्त शुरू हो जाता है ना, तब वो सीखना शुरू करते हैं, क्या जवाब दूं। और जब तक वो सीख सीख के तैयार होते तब तक अच्छा वक्त खत्म, फिर बुरा शुरू। तो लक का डेफिनेशन यही है कि बुरा वक्त, क्योंकि आज मैं इस बिजनेस में जो भी हूं, मैं उन इनिशियल डेज की बात करता हूं जो स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल थे, जब मेरी टीम बहुत छोटी थी, लेकिन मैं रेगुलर मीटिंग्स में आके नोट्स बनाता था, सीखता था, सब कुछ करता था। क्योंकि मेरी टीम नहीं बड़ी थी, लेकिन एक जज्बा था कि मेरी बहुत बड़ी टीम होगी, लेकिन उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। तो मैं अपना क्रेडिट उसको देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं आपने इस बिजनेस से क्या पाया? समय। एक वक्त था कि 25 दिन था, मैं घर नहीं आता था, और आज 11 साल हो गए घर से बाहर नहीं निकला हूं।
इनफैक्ट मैं अपने बेटे को, शिवम नाम है, उसको पर्सनली स्कूल छोड़ना, लाना, ट्यूशन छोड़ना मैं खुद करता हूं। इनफैक्ट वहां जाता हूं तो 99% लेडीज ही खड़ी रहती हैं और मेरे को देख के बोलते हैं कितना स्मार्ट, हैंडसम, पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन बेचारे के पास नौकरी नहीं है। हम मन में बोलना पड़ेगा ना, हमको तो यहाँ कार्डिनल रूल सिखाते हैं। हम बोलता है तुम्हारे पास रॉयल्टी नहीं है, क्या करें। बट आई एंजॉय इट। इस बिजनेस में मेरा नाम श्रवण कुमार सार्थक हुआ। मैं आपको बताऊं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक ड्रीम देना चाहूंगा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम आपके पेरेंट्स होने चाहिए, कि आप उनके जीते जी एक सफलता का रूप उनके सामने कायम करो, ताकि उनको आप कितना भी पैसा दोगे उससे उनको संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन अगर वो आपको सफल देखेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। और मुझे याद है मेरे डैडी का जो भी एज था बहुत अच्छे से गुजरा है, लेकिन खास करके जब मेरा प्लैटिनम का सेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद वो सिर्फ एक हफ्ता जिंदा थे, एक हफ्ते बाद वो एक्सपायर हो गए। लेकिन मुझे वो लगता है जो एक हफ्ता मैंने दिया हो ना, जहां भी जाते थे सबको गले मिलते थे। मुझे मेरे बेटे का श्रवण कुमार नाम रखना सार्थक हो गया, आज वो दुनिया में छा गया है। वो एक फीलिंग में दे पाया ना, थैंक्स टू माई अपलाइन, थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड थैंक्स टू दिस कॉर्पोरेशन। तो यंगस्टर को बोलता हूं, पेरेंट्स को अपना वो दो। फिर पूरी दुनिया घूमते हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके ऊपर हम सेकंड सेशन में बात करेंगे। कितने, अब तो पासपोर्ट देखेंगे तो हर पेज पे अलग अलग कंट्री है, लेकिन मजे की बात क्या है मालूम, सब फुकट। हम लोग बॉम्बे में छोटे से चाल सिस्टम में रहते थे, पता नहीं आप लोग को तो आइडिया नहीं चाल सिस्टम क्या होता है, लेकिन अब हम लोग गोल्फ सिटी में बहुत अच्छा घर बना रहे हैं। किचन से, बेडरूम से, कहीं से भी देखो तो स्विमिंग पूल है, गोल्फ कोर्स, सब फंटास्टिक घर, जो एक ड्रीम होता है। चाल सिस्टम समझते हैं, यहाँ का जो ये बाथरूम है ना, वैसे उस टाइप का छोटा सा घर में हम 25 साल रहे। पढ़ाई लिखाई थी मेरे पास, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फिर बारी आती है, गाड़ियां तो सबके पास होती है, लेकिन फिर ड्राइवर हो तो ज्यादा मजा आता है। आजकल ड्राइवर खुद ही बने लोग घूमते हैं, वो एक अलग विषय। इतने सारे दोस्त मिले, और क्या चाहिए, ये मेरा अचीवमेंट है। मेरे पास इतने बढ़िया मेंटर्स मिले, श्याम सुंदर जी, अर्चना जी, विजय प्रकाश माधवी जी, विष्णु जी, प्रवेश जी, पंकज, अमिता, सुमित, अंतानिया, सुधा, विनोद जी, ये मेरा अचीवमेंट है। और लास्ट में एक ही चीज के साथ मैं खत्म करूंगा कि जो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट इस बिजनेस में मिला, कि आज दुनिया में बहुत कम लोगों के पास सपना है। आज मेरे पास एक सपना है, जिंदगी जीने का एक मकसद है, एक लक्ष्य है, और उस बात को पूरा करने का बहुत खुशी और जज्बा है जो बाहर की दुनिया में नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर इट। और आप लोग से बात करते बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।